आधी रात का वक्त था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और घर के अंदर मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। रागिनी की सांसें उस वक्त थम गई जब उस अजनबी ने, जिसे वो अपना पति बनाकर घर लाई थी, अंधेरे में उसके करीब आकर अपनी बर्फीली उंगलियां उसके गर्दन पर रखी और बड़ी बेरहमी से फुसफुसाया, रागिनी, स्टोर रूम की उस दीवार से अब खून रिसने लगा है। अगर सुबह होने से पहले हमने उस सड़ती हुई लाश को कहीं छुपाया नहीं तो तुम्हारी ये दौलत और ये खूबसूरती पुलिस की काल कोठरी में धूल चाटेगी। रागिनी एक बेहद अमीर खानदान की इकलौती वारिस थी। उसके माता पिता की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी थी। उनके मौत के बाद सारी जायदाद उसके नाम हो गई थी। रागिनी की शादी शहर के बड़े बिजनेसमैन आदित्य से हुई थी। शादी के शुरुआती 2 साल किसी सपने जैसे थे, लेकिन फिर अचानक एक काली रात आई और सब कुछ बदल गया। 6 महीने पहले आदित्य रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया। पुलिस ने बहुत छानबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। रागिनी के लालची चाचा और चाची की नज़र उसकी करोड़ों की जायदाद पर थी। कानूनन के मुताबिक अगर आदित्य 1 साल तक घर वापस नहीं लौटता तो जायदाद का बंटवारा हो जाता और रागिनी के हाथ से सब कुछ निकल जाता। रागिनी को बस अगले 6 महीने के लिए आदित्य की मौजूदगी दिखानी थी ताकि वह अपनी संपत्ति बचा सके। मजबूर होकर रागिनी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने एक अंडरग्राउंड एजेंट के जरिए विशाल नाम के एक शख्स को ढूंढा। विशाल का चेहरा, कद काठी और आवाज हूबहू आदित्य जैसी थी। रागिनी ने विशाल के साथ एक गुप्त सौदा किया। उसने कहा कि अगले 6 महीने तुम्हें दुनिया और मेरे रिश्तेदारों के सामने आदित्य बनकर रहना होगा। बदले में तुम्हें 50 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन याद रहे यह सिर्फ एक नाटक है। हमारे बीच कोई ऐसा रिश्ता नहीं होगा। विशाल, जो पैसे का भूखा था, तुरंत मान गया। वह घर आया और रागिनी ने उसे आदित्य की हर छोटी बड़ी बात सिखा दी। वह कैसे चलता था, कैसे बात करता था, यहाँ तक कि उसकी पसंदीदा चाय का स्वाद भी। चाचा चाची जब घर आए तो वे विशाल को देखकर दंग रह गए। उन्हें यकीन हो गया था कि आदित्य वापस आ गया है। रागिनी को लगा कि उसका प्लान कामयाब हो गया। कुछ हफ्ते बीत गए। विशाल अपना किरदार बहुत अच्छे से निभा रहा था, लेकिन धीरे धीरे रागिनी को कुछ अजीब महसूस होने लगा। विशाल अक्सर रात के अंधेरे में घर की लाइब्रेरी में बैठा रहता और आदित्य की पुरानी डायरियों को गौर से पढ़ता। एक दिन रागिनी ने देखा कि विशाल आदित्य की पिस्तौल साफ कर रहा था, जो कि आदित्य ने हमेशा लॉकर में बंद रखी थी। रागिनी ने जब उससे पूछा तो विशाल ने बड़ी बेरुखी से कहा, मैं तो बस अपने किरदार की गहराई को समझ रहा हूँ। रागिनी, आखिर मैं तुम्हारा पति जो हूँ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो रागिनी को डरा रही थी। एक रात भारी वर्षा हो रही थी। रागिनी की नींद अचानक किसी शोर से खुली। उसे लगा कि बगीचे की तरफ से फावड़े से जमीन खोदने की आवाज आ रही है। उसने खिड़की से झांका तो उसके होश उड़ गए। विशाल बारिश में भीगते हुए एक गहरा गड्ढा खोद रहा था। रागिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह हिम्मत जुटाकर नीचे गई और चिल्लाई, विशाल, ये क्या पागलपन है? तुम आधी रात को ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो? हमारा समझौता सिर्फ नाटक का था। विशाल अचानक रुका। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसने फावड़ा जमीन पर पटका और रागिनी की तरफ बढ़ने लगा। रागिनी पीछे हटने लगी और सीढ़ियों के पास दीवार से जा लगी। विशाल ने रागिनी को घेर लिया और उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, रागिनी, नाटक तो तुम कर रही हो। ये गड्ढा अपने लिए नहीं, तुम्हारे उस असली पति आदित्य के लिए खोद रखा हूँ, जिसकी लाश तुमने पिछले 6 महीने से स्टोर रूम में उस पिछली दीवार के पीछे चुनवा रखी है। अब बताओ, क्या मैं वो दीवार तोड़ दूं या तुम मुझे 50 लाख की जगह 5 करोड़ दोगी? रागिनी का शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस अजनबी को उस राज का कैसे पता चला जिसके बारे में सिर्फ वो जानती थी। क्या रागिनी ने सच में आदित्य का कत्ल किया था या फिर विशाल खुद किसी बहुत बड़े जाल का हिस्सा था? दोस्तों, आप पूरी कहानी सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलते हैं आगे। विशाल की बातें सुनकर रागिनी के हलक में जान अटक गई थी। वह कांपती आवाज में चिल्लाई, झूठ बोल रहे हो तुम, मैंने किसी का खून नहीं किया। तुम मुझे बस डरा कर पैसे ऐंठना चाहते हो। लेकिन विशाल के चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान बनी रही। उसने रागिनी की आंखों में झांकते हुए कहा, अगर झूठ है तो तुम्हारा चेहरा सफेद क्यों पड़ गया रागिनी? और अगर मैंने आज भी दीवार तोड़ दी और
अंदर से आदित्य का कंकाल निकल आया, तो क्या तुम पुलिस को ये कहोगी कि ये भी मेरा कोई नाटक है? रागिनी निढाल होकर फर्श पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिसे उसने अपनी ढाल बनाया था वही उसकी गर्दन पर तलवार बनकर खड़ा हो जाएगा। पूरी रात रागिनी एक पल के लिए भी नहीं सो पाई। वह बार बार स्टोर रूम की उस दीवार को देखती जिसके बारे में विशाल ने जिक्र किया था। क्या सच में वहां कोई लाश थी? उसे याद आया कि 6 महीना पहले जब आदित्य गायब हुआ था तो उसी रात घर में मरम्मत का काम चल रहा था। क्या किसी ने उसे फंसाने के लिए यह सब किया था? सुबह होते ही विशाल का व्यवहार एकदम बदल गया। वह घर में ऐसे घूमने लगा जैसे वही असली मालिक हो। उसने रागिनी की कीमती गहने निकाल लिए और शान से सोफे पर बैठकर शराब पीने लगा। रागिनी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने सिर्फ इतना कहा, चुपचाप खड़ी रहो वरना वो गड्ढा अभी भी बाहर खुला है। तभी घर की घंटी बजी। रागिनी ने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, हमें खबर मिली है कि आदित्य जी वापस आ गए हैं, हमें उनके बयान चाहिए। रागिनी घबरा गई। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी विशाल पीछे से आया और बड़े आत्मविश्वास के साथ बोला, जी इंस्पेक्टर साहब, मैं ही आदित्य हूँ। कुछ गुंडों ने मुझे किडनैप कर लिया था, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ। इंस्पेक्टर को शक तो हुआ, लेकिन विशाल ने आदित्य की पुरानी फाइलें और दस्तखत का इतना अभ्यास किया था कि पुलिस भी गच्चा खा गई। पुलिस के जाने के बाद विशाल ने रागिनी को खींचकर कमरे में बंद कर दिया और कहा, अब कानून की नजर में भी मैं ही आदित्य हूँ। अब अगर तुम मर भी जाओ तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। रागिनी को एहसास हुआ कि वह एक बहुत बड़े जाल में फंस चुकी है। वह रात को चुपके से कमरे से निकली और स्टोर रूम की तरफ बढ़ी। उसने तय किया कि वह खुद उस दीवार को तोड़कर देखेगी कि आखिर सच क्या है। उसने एक हथौड़ा उठाया और दीवार पर वार करना शुरू किया। जैसे ही दीवार का एक हिस्सा टूटा, अंदर से एक सड़न भरी बदबू आने लगी। रागिनी का जी मिचलाने लगा, लेकिन वह नहीं रुकी। अचानक दीवार के पीछे से एक हाथ बाहर निकला। उस हाथ में वही अंगूठी थी जो रागिनी ने आदित्य को शादी पर दी थी। रागिनी चीखने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने उसका मुंह दबा लिया। वह विशाल था। उसने रागिनी के कान में कहा, देख लिया अपना अंजाम, अब बताओ क्या अब भी पुलिस को बुलाना चाहती हो? रागिनी ने तड़पते हुए उसका हाथ हटाया और कहा, मैंने इसे नहीं मारा, मैं कसम खाती हूँ, मुझे नहीं पता कि यहाँ कैसे आया ये। विशाल जोर से हंसा और बोला, मुझे पता है तुमने नहीं मारा रागिनी, क्योंकि इसे मैंने मारा है। रागिनी के होश उड़ गए। वह हकलाते हुए बोली, क्या तुम तो उसे जानते भी नहीं थे? विशाल ने अपनी नकली मूछें और लेंस उतारे। बोला, मैं विशाल नहीं हूँ रागिनी, मैं आदित्य का वो सौतेला भाई हूँ जिसे तुम लोगों ने सालों पहले जायदाद से बेदखल कर दिया था। मैं सिर्फ अपना हक लेने आया हूँ और अब तुम मेरा अगला शिकार हो। विशाल ने जेब से एक छोटी शीशी निकाली और रागिनी की तरफ बढ़ने लगा। रागिनी पीछे हटते हटते उसी टूटी दीवार के पास पहुंच गई जहां से आदित्य का हाथ बाहर लटका था। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने विशाल के भी होश उड़ा दिए। वो लटका हुआ हाथ धीरे से हिला और उसने विशाल की पैर कसकर पकड़ लिए। क्या आदित्य अभी भी जिंदा था ये, या रागिनी का ये वहम था? अंधेरे स्टोर रूम में रागिनी की चीख उसके गले में ही दब गई। उसने अपनी आंखों से देखा कि दीवार के मलबे से बाहर निकले उस सड़े हुए हाथ ने विशाल की पैर इतनी मजबूती से जकड़ लिए थे कि उसके नाखून विशाल की खाल से धंसने लगे थे। विशाल, जो अब तक खुद को इस खेल का असली खिलाड़ी समझ रहा था, डर के मारे कांपने लगा। उसने झटके से अपना पैर छुड़ाने की कोशिश की और चिल्लाया, ये नामुमकिन है, जिसे मैंने अपने हाथों से खत्म किया वो वापस कैसे आ सकता है? विशाल बदहवास होकर पीछे की तरफ भागा और हड़बड़ाहट में गिर पड़ा। रागिनी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह दीवार के उस छेद की तरफ बढ़ी। उसके मन में डर भी था और ये हल्की सी उम्मीद भी कि क्या उसका पति आदित्य वाकई जिंदा है। जैसे ही रागिनी ने दीवार के और करीब जाकर मलबे को हटाया, उसे अंदर से एक धीमी सरसराहट की आवाज आई। वह आवाज थी, रागिनी भाग जाओ यहाँ से, यह वह नहीं है जो तुम समझ रही हो। रागिनी के रोंगटे खड़े हो गए। वह आवाज आदित्य की ही थी, लेकिन वह बहुत कमजोर और टूटी हुई लग रहा था। तभी अचानक घर की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गई। पूरे बंगले में सन्नाटा छा गया। सिर्फ बाहर हो रही तेज बारिश और विशाल के जोर जोर से हांफने की आवाज आ रही थी। रागिनी ने अपने फोन की फ्लैश लाइट जलाई, लेकिन उसने जो देखा उसके खून सूख गए।
फर्श पर खून के निशान थे जो दीवार से शुरू होकर सीधे विशाल के पैर तक जा रहे थे, लेकिन वहां विशाल नहीं था, सिर्फ उसकी शर्ट का एक टुकड़ा पड़ा था। रागिनी डरते डरते सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। उसे लगा कि शायद विशाल भाग गया। तभी उसे ऊपर वाली मंजिल से किसी के जोर से हंसने की आवाज आई, लेकिन वह हंसी तो विशाल की नहीं थी, बल्कि वो रागिनी के उसी प्राइवेट एजेंट की थी जिसने विशाल को ढूंढने में उसकी मदद की थी। रागिनी ऊपर पहुंची तो देखा कि वो एजेंट आराम से आदित्य की कुर्सी पर बैठा था और उसके सामने विशाल बंधा हुआ पड़ा था। एजेंट ने मुस्कुराते हुए रागिनी की तरफ देखा और कहा, रागिनी जी, आपने सोचा कि आप एक मोहरे विशाल को खरीदकर अपनी जायदाद बचा लेंगी, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि जिस एजेंट ने आपको ये मोहरा दिया उसकी नजर तो पूरी विशाल पर थी। रागिनी ने कांपते हुए पूछा, तुमने मेरे पति के साथ क्या किया और उस दीवार के पीछे कौन है? एजेंट धीरे से अपनी कुर्सी से उठा और रागिनी के पास आकर बोला, दीवार के पीछे जो है वो तो सिर्फ एक शुरुआत है रागिनी, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। क्या आपको सच में लगता है कि आदित्य लापता हुआ था? वो तो यही था, इसी घर में आपकी हर बात सुन रहा था। तभी अचानक पीछे से एक साया उभरा। वह साया बिल्कुल विशाल जैसा दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरा घाव था। रागिनी पहचान नहीं पा रही थी कि उसके सामने खड़ा इंसान उसका पति है, उसका हमशक्ल है या कोई और। तभी घर के लैंडलाइन फोन पर घंटी बजी। रागिनी ने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से जो आवाज आई उसने रागिनी के होश उड़ा दिए। फोन पर पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर बोल रहा था, मैडम, हमें शहर के एक बाहर कार मिली है जिसमें 2 लाशें हैं, एक विशाल की है और दूसरी आपके पति आदित्य की। हम पहचान के लिए आ रहे हैं। रागिनी ने फोन नीचे गिरा दिया। अगर विशाल और आदित्य दोनों मर चुके थे तो फिर उसके सामने खड़ा यह तीसरा इंसान कौन है? और वो एजेंट जिसके इशारे पर नाच रहा है, आखिर वो कौन था? फोन हाथ से छूटते ही रागिनी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पुलिस कह रही थी कि आदित्य और विशाल दोनों की लाशें मिल चुकी है, तो फिर उसके सामने खड़ा यह तीसरा इंसान कौन था? वो साया धीरे धीरे रागिनी की तरफ बढ़ा। एजेंट ने झुककर उस साये को सलाम किया और बोला, लीजिए मालिक, आपका रास्ता साफ हो चुका है। रागिनी ने चीख कर पूछा, कौन हो तुम? क्यों, क्या कर रहे हो ये सब? तब उस नकाबपोश इंसान ने अपना नकाब हटाया। उसे देखते ही रागिनी के मुंह से निकला, चाचा जी आप? सामने उसके सगे चाचा खड़े थे जो अब तक बड़े भोले बन रहे थे। चाचा ने ठहाका लगाया और बोले, हाँ रागिनी, मैं जिसे तुम बूढ़ा और लाचार समझती थी, आदित्य को मैंने ही रास्ते से हटाया था और उस विशाल को मैंने ही खत्म किया क्योंकि वो ज्यादा पैसे मांग रहा था। ये तीसरा आदमी तो सिर्फ एक बहरूपिया है जिसे मैंने तुम्हें पागल साबित करने के लिए खड़ा किया था। चाचा ने आगे बताया कि दीवार के पीछे जो हाथ है वो कोई लाश नहीं बल्कि एक डमी पुतला है जिसे इस तरह से सेट किया गया था कि वह छूते ही बाहर निकल जाए। यह सब रागिनी को मानसिक रूप से तोड़ने की एक साजिश थी ताकि वह डर कर सारी जायदाद चाचा के नाम कर दे। चाचा ने जेब से कागज निकाले और कहा, अब बस बहुत ड्रामा हुआ, अब इस वसीयत पर साइन कर दो वरना तुम्हारा अंजाम भी आदित्य जैसा ही होगा। रागिनी टूट चुकी थी, लेकिन तभी अचानक घर के दरवाजे धड़ाधड़ खुले और पुलिस की एक बड़ी टीम अंदर दाखिल हुई। चाचा और उनका एजेंट सुन रह गए। पुलिस के पीछे से एक शख्स बाहर आया जिसे देखकर रागिनी की जान में जान आई। वो असली आदित्य था। पुलिस ने चाचा और उनके गुंडों को धर दबोचा। आदित्य ने रागिनी को गले लगाया और बताया, रागिनी, पुलिस को जो लाश मिली वो चाचा के भेजे हुए उन गुंडों की थी जो मुझे मारने आए थे। मैं बच गया था और तब से पुलिस के साथ मिलकर इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने की योजना बना रहा था। मैं जानता था कि तुम मुसीबत में हो, इसलिए मैंने अपनी मौत की झूठी खबर फैलवाई ताकि चाचा खुद अपना जुर्म कबूल कर ले। ये सारी साजिश बेनकाब हो चुकी थी। चाचा और उनके साथियों को जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दिया गया। रागिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने डर कर एक अजनबी किराए के पति पर भरोसा किया, जबकि उसे हर हाल में कानून और सच्चाई का साथ देना चाहिए था। कहानी की सीख, डर इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन सच और धैर्य बड़ी से बड़ी साजिश को नाकाम कर सकता है। कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में किसी अजनबी पर इतना भरोसा ना करें कि आपकी अपनी जान ही खतरे में पड़ जाए। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।